कि क्या कुछ आरपीएस जो है वो बच्चों को प्रोवाइड कर रहा है। सिलेबस है उस पर फोकस रहता है या कोचिंग के माध्यम से बच्चों को और बेहतर कुछ फैसिलिटीज देने का भी प्रयास रहता है। आरपीएस ने ऐसे कौन से झंडे गाड़ दिए हैं कि लोग यहीं पर आएं। कोचिंग का फायदा कहां पे हुआ? क्या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पेरेंट्स का भरोसा जो है वो आरपीएस जीत पा रहा है? आपने बहुत सारे गेम गिनवा दिए हैं, ये तो बहुत ज़्यादा हैं और शायद मेरे ख्याल से अभी और भी बढ़ा भी रहे हैं। तो क्या इनकी जो कोचिंग की व्यवस्था है वो भी है या बस डीपी या पीटीआई से ही काम चला रहे हैं? क्या स्कूल पेरेंट्स के जो सुझाव होते हैं, जो उनकी कई बार शिकायतें होती हैं, उनको सुनता है? देखिए, कहीं मैं जो सवाल पूछ रहा हूँ कहीं आप केवल ब्रांड को बचाने के लिए कह रहे हों और वहाँ पे फोकस ना हो। ब्रांड वैल्यू ज़्यादा ज़रूरी या पेरेंट्स की वो सुझाव या फिर बच्चे? जो दावे आप कर रहे हो हर एक स्कूल करता है, झूठे तो नहीं हो जाएंगे। एग्ज़ाम हो चुके हैं और एग्ज़ाम के बाद काफ़ी सारे पेरेंट्स का एक बड़ा सवाल होगा कि अगली क्लास में बच्चे को कहाँ पर एडमिशन कराएं, एडमिशन किस तरीके से रहे, क्या फैसिलिटी चाहिए, उन तमाम चीज़ों को लेकर के अब पेरेंट्स कहीं ना कहीं परेशान दिखाई देता है। उसी चीज़ को लेकर के आज हम एक ऐसे स्कूल में पहुंचे हुए हैं, आप मेरे पीछे नाम बड़े अच्छे से पढ़ पा रहे होंगे, आरपीएस पब्लिक स्कूल चरखी दादरी। और इस स्कूल में हम आज पहुंचे हैं क्योंकि हम इसकी पूरी जानकारी लेंगे कि क्या कुछ खास इस स्कूल में है, क्या कुछ पूरे जो कैंपस में इनके द्वारा फैसिलिटीज़ बच्चों को प्रोवाइड की जा रही हैं और क्या कुछ आने वाले समय में और ये फैसिलिटीज़ बढ़ने वाली हैं। तो आज हमारे साथ में यहाँ पर आरपीएस स्कूल चरखी दादरी के जो डायरेक्टर हैं डॉक्टर सुधीर जांगड़ा जी, वो हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। सर, स्वागत है आपका। और आज आपके स्कूल में हम पहुँचे हैं तो काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में आपसे बात करेंगे। काफ़ी सारे मुद्दे जो हैं वो पेरेंट्स के रहते हैं जब पेरेंट्स अपने बच्चों का एडमिशन कराने के लिए पहुँचते हैं। जी जी। नॉर्मली देखा जाता है कि जो स्कूल होता है वो शिक्षा के मंदिर के तौर पे जाना जाता है और शिक्षा ही उसका मेन मोटिव रहता है। लेकिन आजकल जिस तरीके से हम देख पा रहे हैं तो बहुत सारे अलग अलग स्कूल जो हैं वो शिक्षा को भी प्रेफरेंस दे ही रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ खेलों को दे रहे हैं और दूसरी कोकुलम एक्टिविटीज़ को भी दे रहे हैं। तो उसी को लेकर के आज आपसे हम बात करना चाह रहे थे कि क्या कुछ आरपीएस जो है वो बच्चों को प्रोवाइड कर रहा है। तो क्या कुछ रहता है, क्योंकि अकेली बोर्ड की क्लासेस का जो सिलेबस है उस पर फोकस रहता है या कोचिंग के माध्यम से बच्चों को और बेहतर कुछ फैसिलिटीज़ देने का भी प्रयास रहता है? ढाका साहब, सबसे पहले तो आपका और सभी दर्शकों का आरपीएस स्कूल के प्रांगण में स्वागत है। और जैसा कि आप जानते हैं ढाका साहब कि आरपीएस पिछले 28 साल से हरियाणा के लगभग हर ज़िले में हमारी ब्रांच है और बहुत अच्छा रिजल्ट 28 साल का वो लेगेसी को हम लोग फॉलो कर रहे हैं। पिछले 3 साल में आरपीएस चरखी दादरी ने वो मुकाम हासिल किया है, वो रिज़ल्ट दिए हैं। और मैं नहीं कहता इस बारे में, लेकिन आप जो एग्जिस्टिंग पेरेंट्स हैं उससे बात कीजिए, वो आपको बताएंगे कि हमारा रिज़ल्ट क्या है। जी, रिजल्ट की आप बात कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से अब तीसरा साल आरपीएस का है चरखी दादरी में। जी, पिछले 2 साल का रिजल्ट कैसा रहा है? क्योंकि शायद हर एक व्यक्ति इतना परफेक्ट नहीं होता है कि हर एक स्कूल का रिजल्ट पता कर सके, लेकिन आपके माध्यम से हम जानना चाहेंगे कि आरपीएस ने ऐसे कौन से झंडे गाड़ दिए हैं कि लोग यहीं पर आएं। ढाका साहब, एक तो देखिए 2 साल के दौरान में आपको इस बात पे यकीन हो जाएगा कि हमारे संख्या लगभग डबल ट्रिपल हो चुकी है। तो सारे पेरेंट्स का, सारे अभिभावकों का इसमें आरपीएस में एक बहुत बड़ा फेथ है। जहाँ तक बात है रिजल्ट की, तो मैं आपको ये बताऊं कि आरपीएस का जो पहले साल का रिजल्ट है, क्योंकि 1 साल का हमारा बोर्ड का सिलेबस हुआ है, 1 साल का हमारा बोर्ड का ईयर हुआ है, उस 1 साल के दौरान में हम लोगों ने आरपीएस चरखी दादरी, मैं कहता हूँ कि दादरी डिस्ट्रिक्ट का टॉपर स्कूल रहा है जी। हमारे टोटल 57 बच्चे थे जो आरपीएस स्कूल की तरफ से अपीयर हुए थे +2 क्लास में। और आपको जान के बड़ी खुशी होगी कि 57 बच्चों में से लगभग 40 बच्चे तो ऐसे हैं जिनके 90% से भी ऊपर नंबर हैं। बिल्कुल। ये जो 90% से जैसे आप ऊपर बता रहे हैं, तो ये क्या कोचिंग का फ़ायदा मिल पाया है उन बच्चों को या फिर बोर्ड का जो आप लोगों ने सिलेबस कराया उसी से ये सारी
ढाका साहब देखिए क्या होता है, बोर्ड का सिलेबस तो बहुत प्रायोरिटी पे होता ही है, एनसीईआरटी बेस्ड सिलेबस होता है। हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एनसीईआरटी बेस्ड सिलेबस ही आता है। थोड़ा सा ये होता है कि उसको डेप्थ में और पढ़ाया जाता है, उसके लेवल को हाई किया जाता है। आरपीएस महेंद्रगढ़ में एक स्पेशल टीम बैठी है जो सारे आरपीएस ग्रुप के जितने भी स्कूल हैं उसमें क्वेश्चन पेपर भेजती है। टाइम टाइम पे हम लोगों का एग्जाम लिया जाता है बच्चों का। मेजर और माइनर हमारी सेंट्रलाइज एग्जाम पैटर्न है। सेंट्रलाइज एग्जाम पैटर्न का हमें ये फायदा होता है कि हम पढ़ाते हैं और हम पढ़ाते हैं तो उसके बाद पेपर महेंद्रगढ़ से आता है, तो टीचर एक्स्ट्रा मेहनत करता है। उसको ये पता होता है कि देखो मुझे नहीं पता कि क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा, और उसका फायदा ये होता है कि टीचर अपनी पूरा 100% उसमें डालता है जी। और उसी का रिजल्ट जो है वो आपने देखा होगा कि हमारे 98.4, 97.2, 96 पॉइंट ये परसेंटाइल में हमारा रिजल्ट आया है। जी बिल्कुल। और यहाँ पर एक और भी चीज़ जानना चाहूँगा क्योंकि काफ़ी सारे हमारे दर्शक शायद ये भी चीज़ जानना चाह रहे होंगे कि आरपीएस चरखी दादरी किस लेवल पर पहुँच चुका है, क्योंकि जब हम बात करते हैं आरपीएस चरखी दादरी की तो काफ़ी सारे लोग आरपीएस महेंद्रगढ़ का भी नाम लेते हैं। तो अभी भी हम देखते हैं कि काफ़ी सारे बच्चे जो हैं वो आरपीएस महेंद्रगढ़ भी जा रहे हैं चरखी दादरी से। तो उसको आप कैसे देखते हो जब आरपीएस दादरी में खुला हुआ है और वो सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहा है, तो आज भी महेंद्रगढ़ में क्यों जा रहे हैं बच्चे? ढाका साहब आपका सवाल बहुत वाजिब है। पिछले 28 साल की परंपरा को निभाते हुए आरपीएस ने अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में अक्रॉस हरियाणा और मैं कहता हूँ राजस्थान भी अपनी ब्रांचेस दी हैं जी। सेंट्रलाइज करिकुलम सिस्टम है, उसमें चाहे आरपीएस दादरी की बात करें, रोहतक की बात करें, आरपीएस महेंद्रगढ़ की बात करें, सिलेबस सेम होता है क्योंकि सेंट्रलाइज है। आज यदि वो चैप्टर हमारे दादरी में पढ़ाया जा रहा है तो वही वाला चैप्टर आपका महेंद्रगढ़ भी होगा, वही वाला चैप्टर आपका नारनौल भी होगा, वही वाला करनाल और वही वाला हिसार में भी होगा। ठीक है। किसी स्कूल का या किसी ब्रांच का चुनाव करना पेरेंट्स का एक अधिकार है और अपने माता पिता अपने बच्चे के लिए कौन सा स्कूल बेटर होगा, कौन सी ब्रांच बेटर होगी, वो चुनाव करते हैं। ठीक है। और वो मेरे ख्याल से उनका एक चुनाव है। तो आरपीएस का ये सिस्टम है कि वो सेंट्रलाइज करिकुलम को फॉलो करता है। जी बिल्कुल। तो यहाँ पर आपने जैसे बात की कि हमारा रिजल्ट बहुत ही बेहतरीन रहता है, तो क्या आरपीएस ग्रुप जो है पूरा उसमें अपने चरखी दादरी के स्कूल को कहाँ देख पाते हैं आप? 1 साल हुआ है हमें, पहला हमारा बोर्ड का एग्ज़ाम हुआ। पहले बोर्ड के एग्ज़ाम के दौरान में मैं ये कहता हूँ, देखिए मुझे बड़ा प्राउड फील होता है कि ऑनरेबल सीईओ सर और ऑनरेबल चेयरपर्सन मैडम ने जिस लेवल पे करिकुलम को, सिलेबस को जो डिज़ाइन करके हमें दिया है ना, हमने उनकी गाइडलाइन को फॉलो किया। उनके गाइडलाइन को बता के जो हम लोग अपने टीचर्स को बताते हैं, टीचर्स ने अथाह मेहनत की और +2 सीबीएसई ह्यूमैनिटीज़ में मुझे ये बताते हुए बड़ा फख्र होता है कि आरपीएस ग्रुप में आपका आरपीएस चरखी दादरी टॉप पे रहा है। ये रिजल्ट बहुत ही बेहतरीन रहा आपका बोर्ड का, कोचिंग भी दे रहे हैं। कोचिंग का फ़ायदा कहाँ पे हुआ? क्या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में, क्योंकि जैसे ही 12th पास करता है बच्चा तो कहीं कॉलेज में एडमिशन के लिए टेस्ट है, कहीं अगर एमबीबीएस करना चाहता है तो नीट का टेस्ट है, इंजीनियरिंग करना चाहता है जेईई मेंस एडवांस वो टेस्ट हैं, क्लैट का टेस्ट है, अलग अलग सब जो भी आप जिस भी स्ट्रीम में आप आगे निकलना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं वो टेस्ट सामने निकल के आ जाते हैं। तो ऐसे में कहाँ देख पा रहे हैं अभी आप अपने आप को, क्योंकि वो कोचिंग कहीं काम आई? देखिए ढाका साहब, बहुत वाजिब क्वेश्चन है आपका। कॉम्पिटिटिव ज़माना है आज का और कंपटीशन के इस दौर में आरपीएस ने जो लेगेसी दी है पिछले 28 साल का, वो रिजल्ट बोलते हैं हमारे। आरपीएस चरखी दादरी में 2 साल के दौरान में हमने नीट में, मैं कहता हूं कि हमारी एक बेटी है दिव्या, समस्पुर से है, उसका एडमिशन महाराजा अग्रसेन मेडिकल कॉलेज अग्रोहा में हुआ है। सक्षम सिंगल नाम से एक बच्चा है हमारा, आईआईटी बॉम्बे में उसका सिलेक्शन हुआ है। अमित बंसल एक बच्चा है, 98.4 परसेंटाइल के साथ में आईआईटी जेईई का उसने एग्जाम क्वालिफाई किया है। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं ढाका साहब। और जहां तक बात है आपकी सीयूईटी की, तो मैं ये बताऊंगा 4 या 5
5 बेटियां आपके स्कूल की, आरपीएस दादरी ब्रांच की, जिन्होंने बहुत अच्छा रैंक हासिल किया CUET में। मिरिंडा कॉलेज में उनका एडमिशन हुआ है, गार्गी कॉलेज में एडमिशन हुआ है, हंसराज कॉलेज में उनका एडमिशन हुआ है। मैं कहता हूँ DU के जो टॉप कॉलेजेस हैं उनमें उन बच्चों का एडमिशन हुआ है। तो ये तैयारी की एक झलक है आपके लिए। जी बिल्कुल। तो ये जो तैयारी की आप जैसे झलक बता रहे हो, तो जाहिर सी बात है ये बिना स्कूल की मेहनत के तो हो नहीं रहा होगा। कोचिंग भी आप दे रहे हैं, तमाम चीज़ें कर रहे हैं, तो क्या कोचिंग के अलावा भी कुछ ऐसा स्ट्रक्चर अपनाया गया है ताकि वो जो कोचिंग है वो जब वो पढ़ रहा है बच्चा तो उसी टाइम पे उसका रिजल्ट भी रिफ्लेक्ट कर पाए? ढाका साहब देखिए, दादरी डिस्ट्रिक्ट का ये पहला स्कूल है क्योंकि हम आरपीएस की लेगेसी को फॉलो कर रहे हैं। आरपीएस में जो एग्जाम पैटर्न है, सेंट्रलाइज एग्जाम पैटर्न, वो इस लेवल का है कि बच्चे का थोड़े से थोड़ा सिलेबस और ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस का मूल्यांकन, यानी कि उसका एग्जाम टाइम टू टाइम होता है। हमारे यहाँ पे 2 प्रकार के एग्जाम होते हैं, एक माइनर और एक मेजर। ढाका साहब, माइनर वो टेस्ट होता है जब आपका बच्चे का, किसी भी क्लास का बच्चा है, तो उसका 1 सप्ताह का, 1 महीने का या 15 दिन का जो एग्जाम का जो शेड्यूल आता है कि हम आपको ये पढ़ाएंगे, इसमें से आपका एग्जाम होगा जी। फिर उसको 2 महीने में या 3 महीने में हमने जो सिलेबस करवा दिया, उस सिलेबस को एक बड़े पेपर के तौर पे, बड़े एग्जाम पेपर के तौर पे उसको एग्जाम लिया जाता है, उसको मेजर बोलते हैं। तो हर 15 दिन में एग्जाम जब बच्चे का होता है तो आप देखिए किस तरीके से निखार आता है उसके पढ़ाई में, उसके सीखने में जी। तो ये मान के चल सकते हैं कि पेरेंट्स का भरोसा जो है वो आरपीएस जीत पा रहा है। पिछले 28 साल में आपने आरपीएस को देखा, पिछले 2 साल में आपने आरपीएस चरखी दादरी को भी देखा है। आपके स्टूडेंट की संख्या लगातार बढ़ी है, आपने रिजल्ट पे रिजल्ट दिए हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स की बात है, चाहे वो कल्चरल एक्टिविटी की बात है, चाहे वो लीगल लिटरेसी की बात है, बाल भवन की बात है, चाहे हम बोर्ड रिजल्ट की बात करते हैं, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करें। ठीक है, मैं ये कहता हूं कि बाल भवन का ओवरऑल चैंपियन आपके आरपीएस चरखी दादरी है। लीगल लिटरेसी में यदि मैं बात करूं तो लीगल लिटरेसी में मैं कहता हूं कि सबसे ज्यादा फर्स्ट पोजीशन आपके आरपीएस चरखी दादरी की है। ठीक है, पिछले 2 साल के दौरान में आरपीएस की स्ट्रेंथ, आरपीएस के पेरेंट्स का फीडबैक, आरपीएस के पेरेंट्स का रिव्यू और हमारा रिजल्ट, ये गवाही देता है कि हम लोग एक अच्छे ट्रैक पे हैं और जो गाइडलाइन हमें मदर ब्रांच से आती है उसको प्रॉपरली हम फॉलो कर रहे हैं। काफ़ी सारे शायद जो पेरेंट्स हैं वो उनके वीडियो रिकॉर्डेड भी हैं, शायद वो बताते भी हैं कि हम कितना खुश हैं। पेरेंट्स सच में बहुत खुश हैं। ये भी बताया है पेरेंट्स ने कि हमारे बच्चे का लेवल पहले क्या था, आज 2 साल की मेहनत के दौरान में आरपीएस में जब बच्चा आया तो उस बच्चे का मेंटल लेवल क्या है, उसका आईक्यू लेवल कितना बढ़ गया है। बिल्कुल, ये बहुत सारे टेस्टिमोनियल आप हमारे पेज पे देख सकते हैं। और मैं ये कहता हूं कि आप उन पे फेथ ना करें। एग्जिस्टिंग जो बच्चा है, एग्जिस्टिंग जो पेरेंट्स है, आप उस पे रूबरू होकर बात करें ना, तब उनको पता चलेगा कि आपके बच्चे का, आपके स्कूल का कितना अच्छा फीडबैक है। यहाँ पर मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि अगर हम यहाँ पर देखते हैं स्कूल में तो तमाम क्लासरूम जो हैं वो फुली डिजिटलाइज्ड हैं। बहुत ही बेहतरीन फैसिलिटीज़ उन तमाम क्लासरूम्स में मिलती है। अच्छी प्रकार से अनुकूलित वातावरण में बच्चों को पढ़ाया जाता है। और अगर यहाँ पर आप देखेंगे तो लैब्स की भी काफ़ी अच्छी व्यवस्था है। तो लैब के बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे सर, क्योंकि हमारे जितने भी दर्शक हैं आजकल शायद इसी जद्दोजहद में होंगे कि काफ़ी सारे स्कूल केवल दावे कर देते हैं, लैब्स में कुछ मिलता नहीं है, बच्चों को वहाँ तक लेकर के नहीं जाते। तो अपने यहाँ की लैब्स कैसी कैसी हैं, किस किस तरह की हमने लैब्स को एस्टैब्लिश करा है ताकि जो बच्चे हैं वो बेहतरीन तरीके से उन चीज़ों का इस्तेमाल कर पाएँ? ढाका साहब, आप बिल्कुल सही पूछ रहे हैं कि आज के टाइम में यदि देखें, एडमिशन के टाइम में तो बहुत सारे आपको दावे मिलेंगे, बहुत सारे ऐसी बातें बोली जाएंगी सोशल मीडिया के माध्यम से, वीडियोस के माध्यम से। मैं ये कहना चाहूँगा कि आप वीडियोस पे भरोसा ना करें, ग्राउंड पे आएँ, प्रैक्टिकली देखें और जो एग्जिस्टिंग बच्चा है, जो एग्जिस्टिंग पेरेंट्स है, उससे बात करें। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करवाने वाला दादरी डिस्ट्रिक्ट का पहला स्कूल। रोबोटिक की हमारी लैब को आप विजिट करें, पर्सनली चेक कीजिए, बच्चों से बात कीजिए कि रोबोटिक, क्योंकि आने वाले टाइम की जरूरत है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने वाले टाइम में बहुत बड़ा रोल अदा करने वाली है। वो पढ़ाया जाता है कि नहीं पढ़ाया जाता।
फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और मैथ्स लैब तो सारे स्कूलों में होती है जी। किस लेवल पे एक्सपेरिमेंट करवाए जाते हैं उसकी झलक देखिए, बच्चों से बात कीजिए, पेरेंट्स से बात कीजिए जी। और उसका रिजल्ट देखिए। बिल्कुल। एक बड़ा सवाल और भी रहता है पेरेंट्स का। जी फैसिलिटीज़ तो तमाम स्कूल दे ही रहे हैं, जी कोई थोड़ी सी ज़्यादा दे रहा है, हाँ। कोई थोड़ी सी कम दे रहा है, लेकिन एक बड़ा सवाल मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आजकल एक बड़ी बहस छिड़ी हुई है कि स्टेट बोर्ड या फिर सेंट्रल बोर्ड। जैसे अगर हम हरियाणा में बैठे हैं तो यहाँ पर हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन जी। या फिर दिल्ली से सीबीएसई की बात करते हैं, तो कौन सा बेहतर है, किस में बच्चे को ज़्यादा बेनिफिट मिल सकता है, तो आपसे जानना चाहेंगे। ढाका साहब देखिए क्या होता है कि जो करिकुलम डिज़ाइन किया जाता है ना, वो चाहे एससीईआरटी के द्वारा है, चाहे डीएससी के द्वारा है, एनसीईआरटी के द्वारा है, बोर्ड कोई कम या ज़्यादा नहीं होता। बोर्ड अपने लेवल पे, अपने हिसाब से, अपने लोकेलिटी के हिसाब से बोर्ड की इंपॉर्टेंस उतनी ही होती है जितनी होनी चाहिए। ठीक है। सीबीएसई बोर्ड का प्रेफरेंस इसलिए होता है क्योंकि डीयू वगैरह में, दूसरे कॉलेजेस के अंदर, फॉरेन कंट्रीज के अंदर जब हम अपने बच्चे को भेजते हैं, वो बच्चा एडमिशन लेता है तो थोड़ा सा प्रेफरेंस सीबीएसई को ज़्यादा मिलता है। तब वो जो ज़्यादा मिलती है, एकमात्र रीज़न ये है, अदरवाइज स्टेट बोर्ड की वैल्यू कम नहीं है, आईसीएसई बोर्ड है उसकी वैल्यू कम नहीं है, सीबीएसई की वैल्यू कम नहीं है। तो बोर्ड मैटर नहीं करता है, मैटर करता है तो रिजल्ट मैटर करता है। जी बिल्कुल। और अपना स्कूल शायद सीबीएसई से एफिलिएटेड है, बोर्ड से, तो उसमें रिजल्ट्स आपने बता ही दिए हैं कि हमेशा बेहतरीन रहते हैं। और मैं साथ के साथ थोड़ी सी चीज़ें मैं आप लोगों को और भी बताता चलता हूं कि जिस तरीके से जो तमाम जो स्कूल बात करते हैं कि हमें व्यवस्था को हमें बेहतर बना रहे हैं, हम हर एक फैसिलिटी को बेहतर बना रहे हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर एक चीज़ देखी है कि अभी सर ने तो केवल रोबोटिक्स लैब की या दूसरी लैब्स की बात की, मैं यहाँ पर कंप्यूटर लैब की बात करूँगा क्योंकि मैं भी एक कंप्यूटर फील्ड से आता हूँ। तो मैंने यहाँ पर देखा है काफ़ी बेहतरीन सी एक कंप्यूटर लैब यहाँ पर बनाई गई है। और जो रोबोटिक्स की जैसे सर बात कर रहे थे, तो रोबोटिक्स में काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं वो बेहतरीन तरीके से, वेल मैनेज तरीके से यहाँ पर मैं देखा है। बच्चों के बनाए गए वो प्रोजेक्ट्स भी देखे हैं ताकि हम ये भी समझ पाएँ कि बच्चा क्या कर रहा है। तो बच्चों ने प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, आप अभी जैसे वीडियो में देख भी पा रहे होंगे कि काफ़ी सारी प्रोजेक्ट्स यहाँ पर बनाए गए हैं। और इसके अलावा आपको एक, जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही कहा कि एक बहुत ही बेहतरीन शानदार सा कैंपस देखने को मिलता है, जिसमें बच्चा अगर आता है तो उसका एक सबसे पहले तो मोरल इसीलिए बूस्ट हो जाता है कि उसको एक बहुत ही बेहतरीन बिल्डिंग मिलती है। तो ये एक अच्छी चीज़ है। तो सर यहाँ पर एक चीज़ मैं आपसे और भी जानना चाहूँगा कि ये तो हम बात कर रहे थे केवल पढ़ाई की। जी मानता हूँ कि स्कूल जो है क्योंकि विद्या का मंदिर है और यहाँ पर पढ़ाई सबसे पहला इम्पोर्टेंट है, लेकिन जैसे मैंने स्टार्टिंग में अपने इंट्रोडक्शन में भी बोला था कि आज के दिन पेरेंट्स जो है वो हर तरह की चीज़ें चाहता है। वो पढ़ाई भी चाहता है, एजुकेशन बेस्ट होनी चाहिए, उसके अलावा वो ये भी चाहता है कि उसका बच्चा अगर खेलों में आगे निकल सकता है तो आज स्कूल खेलों में भी उसको कहीं ना कहीं आगे लेकर के आए। तो वो फैसिलिटीज़ किस लेवल पर हैं? ढाका साहब देखिए, स्पोर्ट्स में तो 2 साल के दौरान हमारा आरपीएस दादरी बहुत बेहतरीन रिजल्ट लेके आया है। मैं दावे के साथ, चैलेंज के साथ एक बात आपके दर्शकों को यहाँ रखना चाहूँगा कि दादरी डिस्ट्रिक्ट का पहला ऐसा स्कूल है जिसमें 16 बच्चे नेशनल पार्टिसिपेंट रहे हैं। 16 बच्चे। मैं फिर चैलेंज के साथ कहता हूं कि दादरी डिस्ट्रिक्ट का पहला ऐसा स्कूल जिसमें 16 बच्चे नेशनल पार्टिसिपेंट रहे हैं और 6 बच्चे नेशनल मेडलिस्ट रहे हैं। जी बहुत ही बढ़िया है ये तो। और ये कौन कौन से गेम्स में रहा सर? ढाका साहब क्रिकेट की बात करें, क्रिकेट में आपके 2 बच्चों का नेशनल में सिलेक्शन है। रग्बी की बात करें तो 3 बच्चे हमने नेशनल प्लेयर दिए हैं। आप मार्शल आर्ट की बात करें, आप जूडो कराटे की बात करें, आप आर्चरी की बात करें, एक बेटी हमारी अभी क्रिस्पी नेशनल गोल्ड मेडल जीत के आई है मुंबई में। एक दक्ष बच्चा है, चरखी गांव से है, वो बच्चा नेशनल गोल्ड मेडल जीत के आया है अंडर 14 में। 6 बच्चे नेशनल मेडलिस्ट। चैलेंज के साथ कहता हूं, यदि इस लेवल पे कोई कोचिंग या इस लेवल पे कोई स्पोर्ट्स की तैयारी करवाता है तो सैकड़ों बच्चे सेल्फ डिफेंस की मार्शल आर्ट और जूडो कराटे की क्लासेस लेते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट लेते हैं, कोई चार्ज नहीं लेते। 1 मिनट रोकना चाहूंगा मैं यहाँ पर। आपने बहुत सारे गेम गिनवा दिए हैं, ये तो बहुत ज़्यादा हैं,
और शायद मेरे ख्याल से अभी और भी बढ़ा भी रहे हैं। तो क्या अभी- इनकी जो कोचिंग की व्यवस्था है वो भी है या बस डीपी या पीटीआई से ही काम चला रहे हैं? ढाका साहब देखिए क्या है, ब्लॉक लेवल पे कोई बच्चा जीत जाता है, डीपी पीटीआईज वगैरह का थोड़ा योगदान होता है, बच्चे की मेहनत होती है, पेरेंट्स ठीक के है। एफर्ट्स होते हैं। ठीक है। क्या आपको लगता है कि स्टेट में बच्चा जाता है तो बिना कोच के जाता है? क्या आपको लगता है कि बच्चा जब नेशनल लेवल पे प्लेटफॉर्म पे जब वो खेल रहा है तो क्या वो बिना कोच के खेलता है? ओके, तो कोचिज- मतलब मान के चलें कि कोचिंग की व्यवस्था हर एक गेम का जो कोच है वो यहाँ पे अवेलेबल है। बहुत एक्सपीरियंस, बहुत तजुर्बेकार, ठीक है। और बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाले कोचेज अवेलेबल हैं। ठीक है। और जैसे कि बात कर रहे थे हम कि और भी फैसिलिटीज़ बढ़ रही हैं, तो इस साल क्या गेम्स में और ज़्यादा फैसिलिटीज़, कौन कौन से गेम्स को आप और बढ़ाने वाले हैं? स्केटिंग हम लोग लेके आ रहे हैं, क्रिकेट हम प्रोफेशनल तरीके से हम लॉन्च करने जा रहे हैं, हॉर्स राइडिंग आपके स्कूल में शुरुआत करी जा चुकी है। ठीक है। इसके अलावा हम लोग बैडमिंटन के भी स्टेट चैंपियन रहे हैं, तो बहुत सारे स्पोर्ट्स को हम लोग अभी और लॉन्च करने जा रहे हैं। जी, तो आप समझ सकते हैं कि अगर आपका बच्चा स्पोर्ट्स में आगे बढ़ना चाह रहा है तो उसके लिए भी आपको इधर उधर कहीं कोचिंग एकेडमीज़ के और उनके चक्कर काटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अलग अलग स्टेडियम्स में जा कर के या कहीं दूर दराज के एरिया में जा कर के आपके बच्चों के लिए उस स्पोर्ट्स की कोचिंग की व्यवस्था नहीं ढूंढनी पड़ेगी। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के बीच में समस्या भी रहती होगी, पढ़ाई या फिर आपका स्पोर्ट्स पे कंसंट्रेट करें, या कई बार होता है कि कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो को करिकुलम एक्टिविटीज़ पर ज़्यादा फोकस कर पाते हैं, तो कई बार समस्याएं भी आती होंगी। स्टूडेंट्स की उन समस्याओं को कैसे टैकल कर पाते हो? बहुत अच्छे तरीके से मैनेज किया जाता है सारी चीज़ों को। एक्स्ट्रा क्लास हम लोग लगवाते हैं, उनकी कोचिंग का जब टाइम आता है स्पोर्ट्स में तो उनकी एक्स्ट्रा क्लास भी लगवाई जाती है। Okay. किसी वजह से बच्चा यदि क्लास से मिस होता है क्योंकि उसकी प्रैक्टिस का टाइम है, क्योंकि जब नेशनल लेवल पे बच्चा परफॉर्म कर रहा होता है, स्टेट लेवल पे परफॉर्म कर रहा होता है, ज़्यादा स्टेमिना, नई स्ट्रेटजी के साथ बच्चे को तैयार किया जाता है, हो सकता है उसकी क्लास मिस होती है। Okay. तो आपके स्कूल में टीचर्स उसके डाउट दूर करने के लिए ऑनलाइन क्लासेस एक्स्ट्रा बेल में उनको पढ़ाते हैं। ठीक है। और ये बच्चे की पढ़ाई बिल्कुल भी बाधित नहीं होती है। हर फैसिलिटी के पीछे कहीं ना कहीं काफ़ी सारा खर्च लग रहा होगा, तो खर्च लग रहा है तो जाहिर सी बात है उस चीज़ को कहीं ना कहीं फीस में ही एडजस्ट किया जा रहा होगा। फीस कितनी अफोर्डेबल है ताकि बच्चा जो है वो आरपीएस को चुनने में हिचके नहीं, पेरेंट्स की जेब जो है वो उतनी खाली ना हो, उसको लेकर के क्या कहना चाहेंगे? ढाका साहब, हमारा जो एरिया है वो रूरल एरिया है, ज़्यादातर किसान हैं, ज़्यादातर किसान हैं, बिल्कुल। एग्रीकल्चर बेस्ड हमारा जो एरिया है। और हमें पता है कि हमारे जो किसान हैं, हमारे जो आसपास के जो कामगार लोग हैं, जो रहने वाले व्यक्ति हैं, वो कितना खर्च कर पाएंगे। तो आरपीएस की फीस उतनी ज़्यादा नहीं है कि अफोर्ड ना हो, बहुत ईजी अफोर्डेबल फीस है। और रही बात आपकी कोचिंग की एक्स्ट्रा फीस की, तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि हमारा कोई भी गेम ऐसा नहीं है जिसकी हम एक्स्ट्रा चार्ज लेते हो। जो स्कूल की फीस है वो सारी की सारी सुविधाएं हम स्कूल की फीस में दे रहे हैं। ओके, और आप ये तमाम सुविधाएं तो दे पा रहे हैं, कहीं ये सुविधाएं देने के चक्कर में जो नंबर गेम होता है उसके पीछे तो नहीं भाग रहे हैं? क्योंकि मैं देख पा रहा हूँ आजकल काफ़ी सारे जो स्कूल्स होते हैं वो एक ही चीज़ के पीछे लगे हैं कि स्कूल में स्ट्रेंथ बढ़ाओ ताकि ज़्यादा फीस आ पाए, जो खर्चे हैं वो इजीली निकल पाएँ। तो उसके लिए पीछे तो कहीं आरपीएस नहीं है कि कहीं क्वालिटी को छोड़ करके क्वांटिटी की तरफ भाग रहा हो? सर, पिछले 28 साल से आपको देखा होगा कि आपने आरपीएस के रिजल्ट देखे हैं। इस दौरान में क्वालिटी जो है वो हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्वांटिटी इम्पोर्टेंट नहीं है। कैसे चुने कैसे जाते हैं फिर बच्चे जो यहाँ पर एडमिशन के लिए आते हैं? देखिए, एक तो क्या होता है, हमारा स्कॉलरशिप क्राइटेरिया होता है। जो बच्चा फाइनेंशियली रूप से हो सकता है थोड़ा सा कमज़ोर है, उसके माँ बाप आरपीएस की फीस को अफोर्ड करने में थोड़ा सा दिक्कत करते हैं, तो टैलेंटेड बच्चा है, पोटेंशियल वाला बच्चा है, स्पोर्ट्स वाला बच्चा है, एकेडमिक सक्षम बच्चा है, तो उस बच्चे के लिए स्कॉलरशिप क्राइटेरिया हमारा ऑलरेडी होता है। एक बात तो ये। दूसरा ये है कि एंट्रेंस टेस्ट बेस्ड ही हम बच्चों को लेते हैं। ठीक है।
वहाँ से बच्चे को हम उसका एवोल्यूशन करते हैं कि उसका बच्चा आज किस लेवल पे है। 6 महीने में, 4 महीने में, 5 महीने में, साल में हम उसको पेरेंट्स को दिखाते हैं कि आपका बच्चा हमारे किस लेवल पे स्कूल में आया था और आज देखो किस लेवल पे है। ठीक है, तो ये मतलब ये एवोल्यूशन जो है रेगुलरली चलता है। किसी बच्चे को अगर बीच में अगर कहीं दिक्कत आती है तो उसकी वो जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसके लिए, क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं कि जो अच्छा करते रहते हैं लेकिन बाद में अचानक किसी वजह से वो पीछे रहना शुरू हो जाते हैं, तो ऐसे बच्चों का कुछ आप कोई अलग से क्लासेस या कुछ अलग सेशंस वगैरह? हम लोग रेमेडियल क्लासेस देते हैं बच्चों को। और आपको पता है कि इंडिविजुअल पेस ऑफ लर्निंग, हर आदमी की, हर बच्चे की सीखने की जो स्पीड होती है वो अलग अलग होती है। तो इंडिविजुअल पेस ऑफ लर्निंग को ध्यान में रखते हुए उसका सेक्शन उसको अलॉट किया जाता है। ठीक है, टारगेट 1 है, टारगेट 2 है, फाउंडेशन है, एकेडमिक है, नॉन एकेडमिक है, तो उस अकॉर्डिंग उस बच्चे को हम उसके सेक्शन में अलॉटमेंट देते हैं। क्या कुछ अलग से, जैसे कई बार बच्चे को साइकोलॉजिकल भी मोटिवेट करने की ज़रूरत होती है, तो उसके लिए भी कुछ सेशंस वगैरह रहते हैं या कैसे रहता है? क्योंकि आजकल मैं देख पाता हूँ कई सारे स्कूलों में इस तरह के सेशंस भी लगाए जाते हैं, तो अपने यहाँ पे होता है? ढाका साहब, ये जो टाइम है ना, ये कहीं ना कहीं मेंटली प्रेशर बच्चा बहुत जल्दी ले लेता है। और हमारे पास काउंसलर हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, एक हम लोग सेमिनार भी ऑर्गेनाइज करवाते हैं टाइम टू टाइम। और अच्छी बात ये होती है कि जब उनको मोटिवेशन दिया जाता है, उनको बूस्टअप किया जाता है, तो बच्चा बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म करता है। ठीक है, तो टाइम टू टाइम एज पर रिक्वायरमेंट बच्चे को यदि साइकोलॉजिस्ट से मिलवाना है, यदि उस बच्चे को हमने मोटिवेशनल बूस्ट करना है, तो वो सारे सेशन और सेमिनार होते हैं स्कूल में। ठीक है, तो इस दौरान में पेरेंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। बच्चे के बारे में हमने काफ़ी सारी बातें की हैं। जी जी। पेरेंट्स की, जैसे मैं आजकल देख पाता हूँ कई सारे जगहों पर पेरेंट्स ये कंप्लेंट करते दिखाई देते हैं कि स्कूल हमारी सुन ही नहीं रहा है, हमारे बच्चे को हम अच्छे से जानते हैं, या हमारे बच्चे को क्या चाहिए है उसके बारे में हम अच्छे से गाइड कर सकते हैं स्कूल को। तो क्या स्कूल पेरेंट्स के जो सुझाव होते हैं, जो उनकी कई बार शिकायतें होती हैं, उनको सुनता है? सोमेश जी, पेरेंट्स वो शिकायत करता है जहां वो किसी प्रॉब्लम को फेस करता है, और उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन यदि स्कूल में होता है तो उसकी प्रोग्रेस निश्चित है। आप देखें कि आरपीएस में किसी भी पेरेंट्स ने किसी प्रकार की कोई सुझाव दिया है या कोई किसी लेवल पे कोई कंप्लेंट रही है उनकी, उन्होंने वो हमें बताया है, तो हम बहुत बहुत शिद्दत के साथ में उसके ऊपर काम करते हैं। और ये भरोसा इसलिए है क्योंकि चरखी दादरी के अंदर पेरेंट्स का सबसे फेवरेट स्कूल यदि मैं बात करूं तो आरपीएस इसलिए बना है क्योंकि वहां पेरेंट्स की सुनवाई होती है। पेरेंट्स की शिकायतें, सुझाव और उनके दिए गए किसी प्रकार के कोई ऐसे जो बेटरमेंट हो सकती है बच्चों की, उसके ऊपर सबसे पहले हम लोग एक्शन करते हैं, उसको एग्जीक्यूट करते हैं। देखिए, कहीं मैं जो ये सवाल पूछ रहा हूँ, कहीं आप केवल ब्रांड को बचाने के लिए कह रहे हो और वहाँ पे फोकस ना हो, ब्रांड वैल्यू ज़्यादा ज़रूरी या पेरेंट्स की वो सुझाव या फिर बच्चे? देखिए सर, ब्रांड वैल्यू भी ज़रूरी है, पेरेंट्स के सुझाव भी ज़रूरी हैं, और बच्चे भी ज़रूरी हैं। क्योंकि जब ब्रांड वैल्यू कब बनती है? ब्रांड वैल्यू तब बनती है ढाका साहब जब उस शिकायत पे, उस सुझाव पे और उन बातों पे कहीं ना कहीं हम लोग उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, उसको एग्जीक्यूट करते हैं, उनको सुनते हैं। ठीक है, तभी तो ब्रांड वैल्यू बनती है ना। बिल्कुल। तो इस ब्रांड वैल्यू को संभालने की मेन जिम्मेदारी तो टीचर्स की है, क्योंकि उन्होंने ही पढ़ाना है। जी जी। वो टीचर्स कैसे हैं सर? क्योंकि टीचर्स के बिना तो शायद स्कूल जीरो हो जाएगा। देखिए ढाका साहब, आप बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। जब टीचर की रिक्रूटमेंट होती है तो ये भी सेंट्रलाइज होती है। किसी एक ब्रांच को जिम्मेवारी दी जाती है, जैसे मान लीजिए रेवाड़ी को जिम्मेवारी दे दी, ठीक है, कि आपने इंटरव्यू कंडक्ट करवाने हैं। सबसे पहले रिटन टेस्ट होता है, ठीक है, फिर डेमो क्लास होती है, फिर फाइनल इंटरव्यू कॉल के लिए बुलाया जाता है। ये सारा का सारा प्रोसेस सेंट्रलाइज होता है। ठीक है। पिछली बार रेवाड़ी को थी, उससे पिछली बार नारनौल को थी, उससे पहले हांसी को थी। तो ये सारा प्रोसेस सेंट्रलाइज सिस्टम होता है। टीचर्स
टीचर्स को बहुत अच्छे तरीके से जांच के, परख के, वेल एक्सपीरियंस्ड और वेल ट्रेन्ड टीचर्स को ही रिक्रूट किया जाता है। आजकल काफ़ी सारे स्कूल जो कहते हैं कि हमारे पास IITN है, IIM से पढ़े हुए स्टूडेंट्स जो हैं वो हमारे यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, तो अपने यहाँ पे भी है क्या कुछ ऐसा? देखिए सर, IITN हमारे पास भी है। मैं तो एक चीज़ के ऊपर आपको सबसे पहले लेके जाना चाहता हूँ कि टीचर का टीचिंग स्किल कैसा है, मेन उसका लेक्चर डिलीवरी कैसी है, ठीक है, क्या वो बच्चों तक अपनी बात को समझा पा रहा है, क्या उसके पढ़ाए गए सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं बच्चों को। सबसे बड़ी बात तो ये होती है। ठीक है। दूसरी बात होती है कि वो वेल क्वालिफाइड होना चाहिए, उसका एक्सपीरियंस होना चाहिए, और टीचर्स का जब रिक्रूटमेंट होता है, जब उसका चयन होता है, सिलेक्शन होता है, तो वो उन सारी चीज़ों पे खरा उतरे। बिल्कुल, और वो सारे टीचर्स जो हैं मेरे ख्याल से खरे उतरे भी हैं सर। ऑब्वियसली खरे उतरे। रिजल्ट अच्छा है। ये रिजल्ट इसलिए तो नहीं आता ना, इसलिए क्योंकि वहाँ बहुत मेहनत लगती है और टीचर्स बहुत अच्छे हैं, तभी तो रिजल्ट आता है। बिल्कुल सर, ये तो बड़ी क्लासेस के बारे में हमने बात कर ली। अब कुछ प्राइमरी सेक्शंस के बारे में बात करते हैं, क्योंकि माना जाता है कि बेस वहीं से बनता है जी। किसी भी बच्चे का जो बेस है वो उन प्राइमरी क्लासेस में बनता है, और काफ़ी सारे बच्चे जो हैं प्राइमरी क्लासेस में ही कहीं ना कहीं पढ़ाई से डर जाते हैं या कुछ हो जाता है, तो वहाँ क्या व्यवस्थाएं की गई हैं? ढाका साहब, लर्निंग फेस्टिवल हमने ऑर्गेनाइज किया था एनुअल फंक्शन में। ठीक है। और आप देखेंगे कि बच्चों ने सेल्फ डिजायर दिखाते हुए अपने अपने प्रोजेक्ट तैयार किए। बिल्कुल। वो टीचर्स की हेल्प से। आपने उसको कवर भी किया मैंने कवर किया था। जी। आप देखेंगे कि जो क्लासेस होती हैं वो उस लेवल पे हैं कि हम लोग TLM का इस्तेमाल करवाते हैं, जो टीचिंग टूल होते हैं। लर्निंग फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। वो तब होता है जब बच्चों के बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। प्ले वे मेथड के माध्यम से बच्चों को सिखाया जाता है। आप ये देखेंगे कि एक एक बच्चा इतना इंटरेस्ट लेता है सब्जेक्ट को सीखने में, क्योंकि वो TLM यूज करते हैं ना टीचर। जब वो टूल यूज करते हैं तो बच्चा इंटरेस्ट लेता है और उनका बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर हो जाता है। मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा। मैथ्स को ऐसा होता है कि मैथ सीखने में बड़ी दिक्कत आती है। मैं ये कहता हूँ आप मैथ्स लैब की विजिट कीजिए। दादरी के किसी स्कूल के अंदर यदि मैथ्स लैब इस लेवल पे है तो मैं दावे के साथ कहता हूँ वो सारे प्रोजेक्ट, वो सारे TLM बच्चों ने बना रखे हैं टीचर्स की हेल्प से। ये बिल्कुल मैंने भी देखा था जब लर्निंग फेस्टिवल के दौरान में मैंने एक छोटी सी बच्ची से बात की थी। आपने शायद वो न्यूज़ देखी भी होगी, हमारे चैनल पर है, आप जाकर के जरूर देखिएगा। और उसमें मैंने जब बात किया तो बच्चे ने इतने बेहतरीन तरीके से उन नंबर सिस्टम को मुझे समझाया था कि अलग अलग ब्लॉक्स थे उसके पास, अलग अलग ब्लॉक्स से उसने तमाम ये वंस है, टेंस है, 100 है, 1000 है, उसने हर चीज़ को बताया। उसके बाद उसने टोटल करके भी दिखाया। एक छोटी सी बच्ची जो है उस मैथ के शायद उन टूल्स का इस्तेमाल करके, वो लैब में शायद आपके होंगे वो चीज़ें, तो उनको इस्तेमाल करके बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझा पा रही थी। जी। मैं समझ सकता हूँ सर। तो सर अब क्योंकि पढ़ाई का क्योंकि वहीं से स्टार्ट हो रहा है और आजकल गवर्नमेंट भी कहती है खेल खेल में शिक्षा, तो क्या व्यवस्था इस तरह की भी की गई है कि ताकि बच्चा जो डायरेक्टली बुक से नहीं कर पा रहा है, तो जैसे अभी मैथ की हम बात कर रहे थे, इसी प्रकार से और दूसरे सब्जेक्ट्स के लिए भी तमाम व्यवस्थाएं की गई हों कि बच्चा खेल खेल में ही सीख जाए? ढाका साहब, देखिए क्या होता है ना कि छोटा बच्चा जब प्राइमरी सेक्शन में आता है तो उसका जो है उसको हर बात का ध्यान रखना पड़ता है। उसकी रीडिंग स्किल कैसी है, उसकी राइटिंग स्किल कैसी है, उसकी लर्निंग स्किल कैसी है। मैं रीडिंग स्किल की आपको बात एक बार बताता हूँ। RPS दादरी में, दादरी डिस्ट्रिक्ट का पहला स्कूल है ऐसा कि जिसने अपने छोटे बच्चों की हर क्लास में रीडिंग कॉर्नर बना के रखा हुआ है। वाह। बच्चा लाइब्रेरी में जाता है, शायद वो पढ़े या ना पढ़े, हेजिटेशन फील करता है, लाइब्रेरियन से वो किताब मांगे ना मांगे, उसको डर सा बना रहता है। तो आप देखेंगे कि हर क्लासरूम में रीडिंग कॉर्नर है। ठीक है। बच्चे का जब मन किया, जैसे ही वो खाली होता है, जैसे ही उसका फ्री लेक्चर आता है, जैसे ही उसका गेम बेल आता है, यदि वो नहीं खेलना चाहता तो वो क्या करता है, अपनी किताब उठाता है, ठीक है, पढ़ता है। और आपने वहां चार्ट में देखा भी होगा कि किस बच्चे ने कितनी किताबें पढ़ ली, कितने टाइटल पढ़ लिए, ये सारी डिटेल वहां ऑलरेडी लिखी हुई है। तो इट इंप्रूव्स द रीडिंग स्किल। ठीक है।
रही बात राइटिंग स्किल की, तो राइटिंग स्किल के लिए हमारे पास एक राइटिंग एक्सपर्ट है। बच्चों की कर्सिव राइटिंग है, उसका फॉन्ट है, उसका डिजाइन है, कौन सी लाइन कहाँ तक आएगा, कैसे आएगा, कैसे मेंशन करना है, ये सारी चीजें बताई जाती हैं। तो बड़े क्रिएटिव तरीके से बच्चा सीखता है, और यही वजह है कि छोटे बच्चे इतना ज्यादा एंजॉय करते हैं सीखने में, पढ़ने में, उनका सबसे ज्यादा मन लगता है। आप देखिए ना, तीसरी क्लास का बच्चा OMR पे क्वेश्चन आंसर सोल्व करता है। वाओ। तीसरी क्लास का बच्चा कॉम्पिटिटिव लेवल की तैयारी शुरू कर देता है। तो इससे बड़ा एंजॉयमेंट और क्या होगा। बिल्कुल, ये एंजॉयमेंट जाहिर सी बात है RPS स्कूल दे रहा है, और मैं तो यही मान के चलता हूँ कि मैं जब भी यहाँ पर आता हूँ मुझे कुछ ना कुछ अलग देखने को मिलता है, कुछ ना कुछ नया देखने को मिलता है। और आज भी जब हम यहाँ पर आए थे तो हमारा टारगेट यही था कि हम कुछ समझ पाएँ, देख पाएँ कि क्या व्यवस्थाएं हैं एक्चुअल में, वो व्यवस्थाएं जो दावे किए जाते हैं वो धरातल पर हैं भी कि नहीं। लेकिन उसके बारे में भी हम अब सर से ही ज़रा जान लेते हैं। सर, ये जो दावे आप कर रहे हो हर एक स्कूल करता है, झूठे तो नहीं हो जाएंगे कभी? हमारे दर्शक हमें कहें कि ये तो झूठे दावे हैं। ढाका साहब, आपके चैनल के माध्यम से सभी दादरी के अभिभावकों से, पेरेंट्स से मैं एक अनुरोध करूंगा कि हमारे द्वारा बताई गई बात पे बिल्कुल फेथ ना करें जी। आप खुद आइए, स्कूल चेक कीजिए, आप एग्जिस्टिंग पेरेंट्स का फीडबैक लीजिए। बिल्कुल, आप वो सारी जो जितने भी मैंने दावे किए हैं उनको खुद देखिए, क्या एग्जीक्यूट हो रखे हैं, क्या रिजल्ट है या नहीं है, क्या बच्चे को सच में उस लेवल पे सिखाया जाता है क्या। बिल्कुल। और आपने अभी कहा कि यहाँ आइए जी, स्कूल विजिट कीजिए। चलिए, वो तो अभी पेरेंट्स ऐसे ही एग्ज़ाम से फ्री होगा तो उसके बाद शायद आपके पास यहाँ पे लाइन लगने वाली है। लेकिन इस दौरान में एक चीज़ और लास्टली मैं जानना चाहूँगा आपसे, क्योंकि हमारे पास हर चीज़ की फैसिलिटी है, पढ़ाने की, खिलाने की, हर तरह की प्राइमरी एजुकेशन हम बहुत बेहतरीन देते हैं। तो ये जो तमाम जो बच्चे हैं ये अलग अलग जगहों से आते हैं, अलग अलग गाँवों से आते हैं, और हमारा भी जो चरखी दादरी का जो RPS है वो मिस्री गांव में यहाँ पर है। तो यहाँ तक की पहुँच जो है वो इजी कैसे बनाते हैं, ट्रांसपोर्ट जो है वो कैसे हो पाता है? 10 गाड़ियों से स्टार्ट करके आज लगभग 40 गाड़ियां हैं। वाओ। अभी रिसेंटली 2-3 दिन पहले हम लोगों ने 7 से 8 गाड़ियां परचेज की हैं। अच्छा। दादरी के इस नए सेशन के लिए? जी, दादरी के एक कोने में, दादरी के नियर बाय में एक गांव से हमारी गाड़ियां पहुंचती हैं। बच्चों को लाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन की बहुत अच्छी व्यवस्था है। आप उस बात से निश्चित हो जाइए, बहुत अच्छे और स्किल्ड ड्राइवर हैं। मैं ये कहता हूं कि बहुत अच्छे और स्किल्ड ड्राइवर हैं, बहुत सेफली आपके बच्चों को स्कूल तक लेके जाएंगे और लेके आएंगे जी। तो ये बहुत सारी चीज़ें जैसे सर ने अभी बताई दी हैं कि बहुत हर चीज़ की फैसिलिटी यहाँ पर। तो एक लास्ट सवाल और पूछ रहा हूँ मैं आपसे, और उसके बाद हम भी इसको वाइंड अप करेंगे। लेकिन क्योंकि कोकरिकुलम एक्टिविटीज़ भी काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, उनको आप कैसे देखते हैं, किस प्रकार से जो बच्चों को उन कोकरिकुलम एक्टिविटीज़ में भी इन्वॉल्व किया जाता है? डॉक्टर साहब, इसके बारे में मैं आपको ऑलरेडी एक बता चुका हूँ। साल में हर साल में गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट आते हैं, चाहे वो इनोवेटिव आइडियाज ऑफ साइंस की बात करें, चाहे वो बाल भवन की बात करें, चाहे वो लीगल लिटरेसी की बात करें। ठीक है। तो इनोवेटिव साइंस आइडिया के दौरान में भी आपका स्कूल टॉप पे रहा है। बाल भवन की पोजीशन के बारे में आप चाहे स्पीच की बात करें, क्विज की बात करें, साइंस की बात करें, आप थाली डेकोरेशन की बात करें, आर्ट एंड क्राफ्ट की बात करें, डांस की बात करें, आप ग्रुप डांस की बात करें, सिंगिंग की बात करें, हर एक एक्टिविटी के अंदर रिजल्ट यदि आप देखेंगे तो सिर्फ RPS मिलेगा आपको। वाओ, केवल RPS मिलने वाला है, तो ये गजब क्या रहने वाला है। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने तमाम जानकारी दी। आई थिंक सो कि हमारे जो दर्शक होंगे वो अच्छे से चीज़ें समझ भी पाएंगे। अगर अभी भी नहीं समझे हैं तो आपको एक ही काम करना है, आपको यहाँ इस स्कूल में विज़िट करना है। विज़िट करके आपको तमाम सुविधाओं को जांचना है, परखना है, समझना है, और उसके बाद ही अपने बच्चे के भविष्य का फैसला लेना है कि आपको यहाँ पर पढ़ाना है या नहीं। बाकी आप लोगों
खुद समझदार हैं। अगर अब आप अपने बच्चे के लिए नया स्कूल देख रहे हैं तो आपको इन तमाम पहलुओं पर आपको भी शायद गौर करना चाहिए, क्योंकि हम तमाम सवाल हमारे मोबाइल में भी हम लिख करके लेकर के आए थे, तो तमाम सवाल जो हैं वो हमने यहाँ पर पूछे हैं। अगर आपको अभी भी लगता है कि कोई सवाल ऐसा है जो रह गया है, जो आपको जानना ज़रूरी था, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। हम उन सवालों के जवाब बाकायदा यहाँ सुधीर जी से भी लेंगे और बाकी कहीं और भी जाएंगे तो हम वहाँ से भी आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। बाकी मैं अब आपको इतना कह सकता हूँ कि अगर आप आरपीएस में आएंगे तो आरपीएस में जो फैसिलिटीज़ हैं उनकी भरमार आपको देखने को मिलेगी। बस एक ही काम आपको करना है, एक बार स्कूल विजिट करना है और तमाम चीज़ों को खुद से समझना है, ताकि आप ये चीज़ समझ पाएँ कि आरपीएस किस लेवल पर आपके बच्चे को तैयार करेगा। बाकी हम आप लोगों तक सूचनाएं पहुंचाते रहेंगे। आप बस बने रहिएगा चैनल पर, देखते रहिएगा वीटीएस लाइव न्यूज़ को। अभी के लिए आप मुझे दीजिएगा इजाज़त। मैं सुमेश झा का वीटीएस लाइव न्यूज़ के लिए।